मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में हमारी चर्चा चल रही थी किससे संबंधित? महाराणा प्रताप। अभी तक हमने महाराणा प्रताप का जीवन परिचय पढ़ा है, जहां पर हमने चर्चा ये की है अभी तक कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो हुआ है 1540 के अंदर, और इनका जो राज्य अभिषेक हुआ है वो हुआ है 1572 में। यानी कि मात्र 32 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्तौड़ अपने कंधों पर ले लिया। महाराणा प्रताप, चलो एक एक पूछ लेता हूं फटाफट फटाफट। यस, महाराणा प्रताप के पंडित का नाम क्या था? उनकी रचनाएं कौन कौन सी? तीन। राजवल्लभ किसकी रचना है? और विश्व वल्लभ? कितने अच्छे से समझा है। मैंने कहा देख भाई, राज वल्लभ है मंडन की, विश्व वल्लभ है चक्रपाणी मिश्र। इनको पता था, इसलिए नाथा की कौन सी रचना है बताना तो पड़ेगा ना। महाराणा प्रताप के गुरु का नाम क्या है? राघवेंद्र। महाराणा प्रताप के गुरुजी का नाम राघवेंद्र, पंडित जी का नाम चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र की तीन रचनाएं, राज्य अभिषेक, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ। राजवल्लभ किसकी रचना है? मंडन की। अच्छा, महाराणा प्रताप के दो दरबारियों के नाम क्या है? यस, दो दरबारियों के नाम। और आपने कहा हाँ सर एक जैसे हैं, याद रहीजिए। हाँ, ऐसे नाम सुने? सांधु, माला सांधु, रामा सांधु, नहीं सुने? अच्छा ऐसे हाँ, इनसे पूछ लिया आज लेकिन क्या मतलब है बताइए नहीं इन्होंने, इतना इजी क्वेश्चन पूछा मैंने तो महाराणा प्रताप का पूरा परिचय एक बार पढ़ो, 2 मिनट के टाइम में पढ़ो पूरा कंप्लीटली, जो लिखा है आपको लिखना है, पढ़ना है कि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 के अंदर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ किले के कटारगढ़ के बादल मेल के जूनी छतरी नामक कमरे में हुआ। इनके पिताजी का नाम है उदय सिंह, माता का नाम है जयवंताबाई। जयवंताबाई जो है पाली के सोनगरा के राज की पुत्री है। इनकी पत्नी का नाम अजबदे पंवार है। इनके पुत्र का नाम अमर सिंह है। इनके गुरु का नाम राघवेंद्र है। इनके पंडित या ज्योतिषी का नाम क्या है? चक्रपाणी मिश्र। इनके जो दरबारी हैं उनका नाम है माला सांधु और रामा सांधु। लेकिन एक सबसे यूनिक बात आपको बताई थी, वो थी जीवधर की, कि जीवधर किसका दरबारी है? महाराणा प्रताप का। और इनकी रचना कौन सी है? अमरसार। शाबाश, कौन सी है? अमरसार। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? और भी कुछ पढ़ा है क्या? अच्छा, इनके बचपन का नाम किक्का, इनके उपनाम मेवाड़ केसरी वगैरह है। चलो, बस जहां तक लिखा है ना महाराणा प्रताप, उसके जस्ट आगे है आपके। मैंने समकालीन आपको लिखा दिए थे, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, अकबर और मानसिंह। ठीक है, चलो। तो अब देखो महाराणा प्रताप के जो भाई हैं वो कहां पहुंच चुके हैं? अकबर के पास में। तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा जाता है शिष्टमंडल। हाँ, अकबर द्वारा, हेडिंग लगाइए, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को या महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा गया शिष्टमंडल यानी कि दूत। अकबर ने प्रताप के खिलाफ कुछ व्यक्तियों को भेजा था प्रताप को समझाने के लिए कि आप मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए और आप चित्तौड़ के राजा भी बने रहिए। लेकिन चित्तौड़ में क्या होगा ये डिसाइड अकबर करेगा, और करना यहां पर कार्य किसको है? महाराणा प्रताप को।
तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा गया शिष्टमंडल, कितने दूत भेजे थे? तो याद रखिएगा एक साथ 4 भेजे थे। सबसे पहले जिस व्यक्ति को भेजा था उसका नाम है, देखो चारों को याद रखना है कर्म से, क्योंकि चारों को ही कर्म से पूछा गया है। पहला आया था जलाल खां कोरची, ठीक है। इसके बाद में आया था मान सिंह कछावा, फिर आया था भगवन दास, ये भी कछावा ही है, और नंबर 4 पर आया था कौन सा? टोडरमल। तो पहली बात तो आप पुराना पेपर देखेंगे तो यही पूछ रखा है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा गया पहला शिष्टमंडल के रूप में कौन गया था? जलाल खां कोरची। पूछा यह गया कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा गया अंतिम शिष्टमंडल कौन सा है, ऐसे, ठीक है। लेकिन एक बार एग्जाम ने पूछा कि अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ शिष्टमंडल के रूप में मान सिंह कछावा को कब भेजा था? और मजे की बात यह है कि चारों ही ऑप्शन में 1573 था। हाँ, देखो जलाल खां कोरची को भेजा है कब? तो याद रखना ये तो गया है नवंबर 1572, ठीक है, 72 में एक ही था। मान सिंह कछावा की आप बात करेंगे तो ये बात है आपके जून 1573। भगवन दास को भेजा है आपके सितंबर 1573, और टोडरमल को भेजा गया है दिसंबर 1573। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना कि कौन सा कब भेजा जा रहा है। एक तो कर्म, एक पहला, एक अंतिम, और एक कौन सा भेजा जा रहा है। अच्छा, इनमें सिर्फ से जिसके बारे में डिटेल है वह है मान सिंह कछावा। आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अबुल फजल के अनुसार मानसिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? और वहां ऑप्शन आता है पहला नागदा, दूसरा आता है गोगुंदा, तीसरा आता है उदय सागर झील, और चौथा आता है पिछोला झील के किनारे। तो आपको याद रखना है गोगुंदा। तो क्या याद रखना है? क्योंकि यहां पर एक शब्द मैंने पहले बोल दिया ना, अबुल फजल के अनुसार। यहां पर यदि मैं बोलता कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कहां मुलाकात हुई, तो बिल्कुल सही है, उदय सागर झील के किनारे। तो दो अलग, तो इसके बारे में डिटेल है। तो बाकी तो आपको पता है यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उतारिए इनको। फिर हमें लिखना है मानसिंह कछावा। अब देखो टोड क्या है कि टोड जैसा मौका देखता है ना वैसे ही लुढ़क जाता है। पहले तो खुद ही कह रहा है कि उस झील के किनारे मुलाकात हुई, और फिर कह रहा है ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर मानसिंह का अपमान हुआ था। लेकिन अपमान वाली कोई खास बात थी भी नहीं, क्योंकि इस समय मानसिंह कौन सा कोई राजा था भाई? देखो 1573 में आ रहा है, तो इस समय मानसिंह आमेर का राजा थोड़ी है। अरे कल पूरी डिटेल से तो लिखाया था, वो समकालीन का क्या मतलब है जो कल लिखाया? क्यों लिखा है मैंने उसको? ताकि मैं आपको यहां से आइडिया रहे कि मानसिंह कछावा जब यहां प्रताप के खिलाफ आ रहा है तो क्या ये राजा है? तो ये राजा कब बनेगा? 89 में, 89 में बनेगा। चलो लिखो। सोच रहे हैं सर ने ऐसे लिखा दिएगा। देखो आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए शिष्टमंडलों में निम्न में से अकबर का दरबारी कौन था? तो आपको याद रखना है जलाल खां कोरची। कौन था? जलाल खां कोरची।
अब ये देखो, यही क्वेश्चन कैसे रिपीट करेगा। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए शिष्ट मंडलों में से अकबर के नवरत्न कौन थे। बट ये पहले ये भी तो दिक्कत है ना, अकबर के नवरत्न थे कौन से। बताओ, शाबाश बताइए। बीरबल, तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल, मुला दो प्याजा, यस। हकीम हुकाम, हाँ? ना, 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 हकीम हुकाम। आपको ये चारों देखकर लगता है इनमें से कौन से नवरत्न थे। तो याद रखना, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो वो पूछेगा कैसे, जो भेजा गया है उसमें नवरत्न में शामिल नहीं है जलाल खां कोरची, क्योंकि ये अकबर का केवल क्या है, दरबार। ये मैं बता रहा हूं, पूछे कभी नहीं गए हैं, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं केवल लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में होता है सामान्य ज्ञान। ऐसा पूछ लेगा वो कभी, क्योंकि पटवार 2015 में यही क्वेश्चन पूछा था कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए शिष्ट मंडलों में से अकबर का भू राजस्व अधिकारी कौन था। यस, कम ऑन, इधर देखो, जो आ रहा है इनमें से अकबर का पटवारी कौन है, भू राजस्व अधिकारी, वो है टोडरमल। ये क्वेश्चन पूछा था पटवार 2015, आरएसएस भी बोर्ड ने एग्जाम लिया था। ये लिख लिया, इसके बाद लिखो नोट, नोट लगाओ, नोट लगाओ और लिखो, नोट लगा के लिखो। लिखो नोट, नोट के अंदर लिखो, लिखो पहली बात, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड क्या कह रहा है, कर्नल जेम्स टोड ये कह रहा है कि मानसिंह कछावा वे अमर सिंह की मुलाकात, ध्यान देना आप, यहां पर किसकी मुलाकात हो रही है, और ये अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र है। टोड ये कह रहा है कि इन दोनों की मुलाकात हो रही है ये, और ये मुलाकात हो कहां रही है, उदय सागर झील की पाल पर। कहते हैं कि मानसिंह कछावा इस समय गुजरात अभियान से लौट रहा था, तब अकबर ने मैसेज भिजवाया था मानसिंह को कि गुजरात अभियान से जब वापस दिल्ली आओ तो बीच में मेवाड़ आता है, तो मेवाड़ के जो शासक हैं महाराणा प्रताप, उनसे मिलते आना। तो बोला ठीक है, तो मैसेज पहुंचवाया मानसिंह ने। महाराणा प्रताप को पता था कि ये कछावा है, और महाराणा प्रताप को कछाओं से हमेशा नफरत सी रही है। उसकी वजह दो थी, एक तो वजह यह भी थी कि भगवान दास ने अकबर की सहायता से कत्लेआम करवाया था, जहां 30,000 लोगों को काट दिया गया। और दूसरी बात यही थी कि यह पहला ऐसा राजपूत वंश था जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाए थे,
तो दोनों ही वजह थी प्रताप की नफरत की। तो महाराणा प्रताप ने मानसिंह मतलब किसी दूत को भेजकर मानसिंह को यहाँ उदय सागर झील के पास महल में ठहरा दिया, खाने पीने की व्यवस्था कर दी। लेकिन मुलाकात करने किसको भेजा? अमर सिंह फर्स्ट को। यानी कि इस बात से मानसिंह दुखी हो गए थे। दुखी मतलब मानसिंह स्वयं इसे अपना अपमान समझते थे, क्योंकि मानसिंह को ऐसा लगता था कि मैं अकबर का आदमी हूं। अभी जैसे आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं मान, और मान लो तो मान लो, और क्या कहें, और क्या है। अभी जैसे दिल्ली से कोई बंदा आए तो मतलब जैसे सपोज देन किसको माने? अमित शाह को मान लो। अमित शाह को यही लगता है कि मोदी मेरा है, इसलिए उसका यहां कोई कुछ कर नहीं सकता, जबकि मोदी खुद अमित शाह का है। हाँ, दोनों पैरेलल चलते हैं वो। तो मानसिंह मतलब अकबर का इस समय सबसे बड़ा विश्वास पात्र यदि इस पूरे राजपूताने में कोई है तो वो कौन है? मानसिंह। अकबर के दो बड़े विश्वास पात्र थे, सबसे बड़ा विश्वास पात्र तो कौन है? तो अकबर का दूसरा सबसे बड़ा विश्वास पात्र कौन हुआ इस पूरे राजपूताने में? हाँ, राजपूताने में वो है बीकानेर का शासक महाराजा राय सिंह। और इन दोनों को वापस उल्टा कर दो तो ये जहांगीर के हो जाएंगे। नहीं समझे? सुनो, अकबर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र है मान सिंह, अकबर का दूसरा सबसे बड़ा विश्वास पात्र है राय सिंह, लेकिन जहांगीर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र है राय सिंह, और जहांगीर का दूसरा सबसे बड़ा विश्वास पात्र है मान सिंह। ठीक है, समझ गए? पता नहीं सर ये क्या है, ये समझे, एग्जाम में यही याद है, ये तो बताया था सर ने कुछ। तो मान सिंह कछावा और अमर सिंह फर्स्ट की मुलाकात उदय सागर झील के किनारे हुई। और ये बात हमें कर्नल जेम्स टोड बता रहा है कि मान सिंह कछावा ने जब अमर सिंह फर्स्ट से मुलाकात की, अमर सिंह फर्स्ट को आते देखा तो इसे अपना अपमान समझा। और मान सिंह कछावा जब यहां से दिल्ली पहुंचा तो अकबर से जाकर एक ही बात कही कि मुगल बादशाह, जब कभी महाराणा प्रताप से मुकाबला हो आपका तो सबसे आगे मुझे रखना आप मुझे। क्योंकि ये जो बात है मुलाकात की, ये मानसिंह कछावा के अंदर घर कर गई है। कोई बात किसी के अंदर घर कर जाने का मतलब क्या है? वो दिल में बैठ गई है, अपमानित हो चुका है। तो ये अकबर को कह रहा है कि जब कभी आपका मूड हो कि उधर अटैक करना है तो सबसे पहले किसे भेजना है? मुझे। ये बात मानसिंह कछावा ने कही। ये टोड के अनुसार बात है। जो मैंने अपमान वाली बात कही ना, ये सब टोड कह रहा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक इतिहासकार है जिसका नाम है अबुल फजल। इस अबुल फजल ने क्या कहा? इसने कहा कि मानसिंह और प्रताप की मुलाकात हुई। मानसिंह कछावा वे महाराणा प्रताप की मुलाकात, और इन दोनों की जो मुलाकात है ये कहां हुई थी? तो ये हुई थी गोगुंदा में। गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। लीजिए, उतारिए इनको, दोनों बातें उतार लीजिए नोट करके। उदय सागर झील कहां है? उदय सागर झील उदयपुर में। मैंने कहा था ना उस रात दो घटनाएं हुई। किस रात? 1559। उदयपुर भी बस गया और अमर सिंह फर्स्ट का जन्म भी हो गया। दो बातें हो रखी। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मुलाकात याद रखनी है आपको, और अबुल फजल के अनुसार याद रखनी है। अबुल फजल की कोई प्रसिद्ध रचना बता सकते हैं आप? मजा नहीं आया, और कोई नाम? सही है वैसे, आईने अकबरी चाहिए। लेकिन ये आईने अकबरी किस पुस्तक का भाग है?
अकबरनामा। अकबरनामा है ना, वो कितने भाग में लिखी हुई है? 3। जिल्द 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 बोलते हैं भाग को, 3 भाग में। उसका जो दूसरा भाग है वो कहलाता है आईनी अकबरी, और उसके लेखक कौन है? अबुल फजल। हमारे राजपुताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? मुनोत नैन्सी को। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद कहां के थे? जयपुर के। उनको क्या कहते हैं? ना आत्मा, कानून की आत्मा। क्यों कहते हैं? हाँ, मारवाड़ का कानून लिखा था। सही। चल, तो कर्नल जेम्स टोड और अबुल फजल की बात लिख ली। इसी नोट में आगे और लिखेगा टोडरमल के बारे में लिखिएगा। टोडरमल लिखिएगा, अकबर का भू राजस्व अधिकारी। अकबर का भू राजस्व अधिकारी। और यहीं पर आपको लिखा दूं अकबर के 9 रत्न, ताकि आपको ये आइडिया भी रहेगा कि अकबर के 9 रत्न में कौन कौन आ रहा है। ठीक है, तो लिखिएगा अकबर के 9 रत्न। बता सकते हैं अकबर से पहले किसके दरबार में 9 रत्न थे? ना, ना। ऐसा कोई हिंदू राजा है जिसके दरबार में 9 रत्न थे अकबर से पहले? नहीं। नाम लिखूं उस 9 रत्नों के? कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, वरहामीर, वररुचि, आराधिमा, वेताल भट्ट ने, शंकु, सपणक और घट करपर, ये 9 रत्न थे। किसके दरबार में थे ये? हाँ? कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, वरहामीर, वररुचि, वेताल भट्ट, शंकु, सपणक और घट करपर। अकबर से पहले एक हिंदू शासक है जिसके दरबार में ये 9 रत्न रहा करते थे। नहीं पता आपको? वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त कौन से वंश का राजा है ये? तो ये गुप्त वंश का है। मौर्य की क्यों होगा? वो तो चंदू है, उसको तो बनाने वाला कौन है? कौटिल्य। मैं आपको क्या बना दूंगा? चंद्रगुप्त, क्योंकि आप कहां पढ़ रहे हैं? वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसके नाम की उपाधि है ना, वो है वो। तो अकबर के 9 रत्न लिखो आप। यही याद रख लेना, इतने ही एहसान हो जाएगा मुझ पर। वो नहीं याद रखोगे तो बिछल जाएगा। तो इसमें लिखो, सबसे पहले आपका फेवरेट, अरे तानसेन। और कौन सा हो सकता है? दाने दाने कैंसर का दम। उनको पता चल जाएगा ना तो वो प्रचार के रुपए दे देंगे हमें। तानसेन, तानसेन
टोडरमल। एक लिख लो। मानसिंह। मानसिंह कछावा। नंबर 4 बीरबल। नंबर 5 भगवन दास कछावा। अच्छा, ये भगवन दास कछावा और मान सिंह, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन क्या है? देखो, भारमल, भारमल का पुत्र है भगवन दास, और भगवन दास का पुत्र है कौन? मान सिंह। भारमल पहला राजपूत शासक है जिसने वैवाहिक संबंध बनाए थे अकबर के साथ में। तो भारमल भी अकबर के दरबार में था, भगवन दास भी था, और कौन था? मान सिंह भी था। अबुल फजल। फिर लिखिएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना। मुलादो प्याजा। और हकीम हुकाम। अब देखिए, हो सकता है कि आप किसी बुक में पढ़ो तो आपको कुछ और नाम दिखाई पड़े, जैसे फेजी। अब देखो, प्रारंभ में जो नौरत्न बनाया गया था ना, उसमें यही थे। अब ऐसा तो है नहीं कि जब तक अकबर रहा तब तक ये सारे ही जीवित रहे। इनमें से जिस किसी की मृत्यु हुई तो उसकी जगह उसकी नई नियुक्ति कर दी गई। तो अब आपके सामने ये क्लियर हो चुका है कि अकबर ने जो 4 लोगों को भेजा है, उनमें से कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अकबर के नवरत्न में हैं, और कौन है जो इन नवरत्न में शामिल नहीं है फिर भी भेज दिया। जलाल खां कोरची। ठीक है, चलिए। तो ये आपके शिष्ट मंडल कंप्लीट हो गया। कैसे भी क्वेश्चन आए, कितना भी घुमाकर, आना इधर से ही है। ठीक है, चलिए। कौन कब आ रहा है ये भी याद रख लेना, और इन 9 को याद करना है। आप याद करते समय बहुत बड़ी गलती करते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी गलती ये करता है कि वो माइंड पर इतना प्रेशर लेता है कि उसे 9 याद करने हैं, जबकि माइंड है वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। जैसे छोटा बच्चा रोने लग जाता है तो उसे आप कैसे मनाते हैं? कभी गोदी में ले लेते हैं, ये ले चॉकलेट ले। तो दिमाग को भी ऐसे पागल बनाओ कि देख, तुझे 9 याद ही नहीं करना है, तुझे 3 ही याद करने हैं। 3 करके देख लो, याद हो जाएंगे। फिर उसको बोलना कि आपको चॉकलेट दिलाऊंगा, 3 और याद कर ले। एक साथ में 9 याद नहीं करने हैं। जैसे अब आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? कम से कम 4 बार तो खाते ही होंगे। क्या है, एक बार सुबह उठ के नाश्ता कर लिया, फिर और खा लिया, फिर दोपहर को घूमते घूमते पानी पूरी खा ली। अच्छा, उसको खाने में नहीं गिनेंगे क्या? हमारे गांव में उसको खाने में गिनते हैं। नहीं गिनते हैं क्या? कि अब खा के तो आया है 50 रुपए की, अब क्या खाएगा? शाम को और खा लिया। 4 बार तो खाते। लेकिन सुबह उठते ही वो चारों टाइम का खाना एक साथ में आपके सामने रख दिया जाए तो आप थोड़ी खा पाओगे। ऐसे ही दिमाग है जी। वही तो वो
इसीलिए टुकड़ों में याद करने की कोशिश करना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कोई किसी को डाउट हो किसी प्रकार का, तो यहां पर ये चार कर्म याद रखने हैं। पहला कौन आ रहा है, अंतिम कौन आ रहा है, जो आ रहा है उनमें से कौन सा नवरत्न नहीं है, या फिर कौन सा ऐसा है जो अकबर का भू राजस्व अधिकारी है, और ये दो खास बातें इनकी मुलाकात के बारे में क्या कहा गया। कंप्लीट। अब ये सारे आए, जो अकबर बात मनवाना चाह रहा है महाराणा प्रताप से वो नहीं माने, इसीलिए अब क्या होगा, युद्ध। हेडिंग लगाइए आप, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध। इस युद्ध का नाम हल्दी घाटी क्यों है? ठीक है। और इस युद्ध को हल्दी घाटी दो वजह से है। एक तो स्थान भी है हल्दी घाटी, दूसरी और दूसरी वजह यह है कि इस हल्दी घाटी युद्ध के अंदर लड़ने वाले सारे सारे युवा थे 18-19 साल के, जिनका विवाह भी हुआ था, उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, मेहंदी और हल्दी, और वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसलिए इस युद्ध का नाम क्या रखा गया है, हल्दी घाटी। मतलब वो इतिहासकार की अलग अलग बात है। जैसा कि आपने कहा कि वहां पर जो कलर है वो हल्दी जैसा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, हल्दी घाटी। वो जो भी हो, आपको आ जाए कि राजस्थान का वह प्रसिद्ध युद्ध जिसके अंदर लड़ते हुए नौजवान सारे वीर गति को प्राप्त हो गए थे, कौन सा युद्ध था, वो यही है हल्दी घाटी। इसके अलावा कोई युद्ध नहीं है। तो सबसे पहली बात, ये जो हल्दी घाटी युद्ध है, ये हल्दी घाटी कहां है, तो लिखो राजसमंद में। हल्दी घाटी का युद्ध कहां लड़ा गया, याद रखिएगा, राजसमंद में। अच्छा, कौन सी नदी के किनारे है ये स्थान, बनास नदी के किनारे। जैसे आपको पता ही है खानवा कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था, गंभीरी, गंभीर, बिल्कुल गंभीर है आप, ठीक है। चलो, ये युद्ध कब हुआ, तो 18 जून 1576। लेकिन कब हुआ, और आपको पूछे गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, तो गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि ये युद्ध हुआ है 21 जून 1576। आजकल नहीं पूछता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, आजकल 4 युद्ध के नाम देता है वो, मावली का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध, खानवा का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, और करम से जमइये। कब हुआ था हरमाड़ा का युद्ध, अरे रुक, मैं आपको दूसरा पूछूंगा। हाँ, कब हुआ हरमाड़ा का युद्ध, यस, हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ, नहीं, दोनों बराबर, इधर निर्दलीय और इधर ये पार्टी। कब हुआ हरमाड़ा का युद्ध, किन के मध्य हुआ, देखो किन के मध्य हुआ, मेरा अशोक, क्या क्या नाम, हसन खां मेवाती। किसके साथ था हसन खां मेवाती, मैं तो ऐसे टीपे मार रहा हूं, मुझे तो आ नहीं रहा ना। क्या हसन खां मेवाती, हाँ, अब मैं समझ गया हूं आपको, आप हाँ करने में परफेक्ट हो गए। अरे हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया है किन किन के मध्य, कब लड़ा गया है, 1557 के अंदर लड़ा गया था हरमाड़ा का युद्ध। किन किन के मध्य हुआ, अरे उदय सिंह और हाजी खां पठान के मध्य। हाजी खां पठान की हेल्प की थी मालदेव ने, इसीलिए हार गया था कौन, उदय सिंह। उदय सिंह जीता कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, हारा कौन सा वो खास है, ठीक है। तो कहा, नदी और कब। अगली बात, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो लिखिएगा महाराणा प्रताप वर्सेस
अकबर। यानी कि एक तरफ मेवाड़ सेना और एक तरफ कौन सी है, मुगल सेना। क्वेश्चन पूछा गया, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की ओर से कितनी सेना थी। ऑप्शन नंबर 1 40,000, ऑप्शन नंबर बी 60,000, ऑप्शन नंबर सी 80,000, ऑप्शन नंबर डी 1,40,000। पूछ रखा है वीर विनोद के अनुसार। तो याद रखना है, वीर विनोद यह कहता है कि मेवाड़ जो सेना थी, यानी कि महाराणा प्रताप की जो सेना थी, वो तो थी कितने हुए 20,000, और मुगलों की जो सेना थी वो थी 80,000। यानी कि कितने अनुपात में सेना थी। अच्छा, निकालनी नहीं आता, देखो कितने हो गया, 1:4 हो गया, यानी कि 1:4। ये सब बात किसके अनुसार है, वीर विनोद के अनुसार। और वीर विनोद किसकी रचना है, हाँ लिखो, ये लिखो, वीर विनोद के अनुसार है। वीर विनोद मैं पूछ लेता हूं, आज जिससे पूछूं वही बताएगा मुझे। और आज यदि नहीं बताया तो देख लेना चौथा विनोद वही होगा। वीर विनोद, राज विनोद और प्रेम विनोद। देख रहा है विनोद। यस, आप बताएंगे, शाबाश, क्या बात है। बोला मैं बताऊंगा सबसे पहले, बताओ। हाँ, अरे आप नहीं, ये ये क्या हुआ। वीर विनोद के लेखक तो हैं आपके कौन, कविराज श्यामल दास ददीवाड़िया, ठीक है। राज विनोद के लेखक हैं सदाशिव भट्ट। वीर विनोद में है मेवाड़ का इतिहास, राज विनोद में है बीकानेर का इतिहास, और प्रेम विनोद के लेखिका है जिसका नाम है छत्र कुंवरी। वो जो है ना किशनगढ़ के राजा सावन सिंह, उनकी पोती है। तो आपको जो ठीक लगे, देखो वीर ठीक लग रहा है, राज ठीक लग रहा है, या प्रेम ठीक, तो प्रेम लग रहा है लेकिन नाम याद नहीं रहेगा ना, वो छत्र कुंवरी। तीनों ही पूछे गए हैं वन लाइनर एग्जामिनर के अंदर, कि प्रेम विनोद के लेखक कौन है, राज विनोद के वीर। तो ये वीर विनोद के अनुसार है आपके सामने सेनाएं, ठीक है। तो हल्दी घाटी युद्ध कहां लड़ा जा रहा है, कौन सी नदी के किनारे, कब हुआ, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब हुआ, किन के मध्य हुआ, और किसके पास कितनी सेनाएं थी और कितने अनुपात में थी, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इधर से याद रखना है। और ये क्वेश्चन तो आ रखा है, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की सेना कितनी थी, 80,000। चलिए आगे चलो, लिख लिया सबने यहां तक। अब लिखिएगा आप इस हल्दी घाटी युद्ध के संज्ञा, हल्दी घाटी युद्ध को किस किस नाम से संज्ञा दी गई है। वैसे यदि हम 6 से लेकर 12 तक की जो बुकें चलती है उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो केवल 3 संज्ञा हमें मिलती है, और एग्जाम ने हमेशा वही से क्वेश्चन पूछ रखा है। मैं आपको 8 लिखा दूंगा, ठीक है, खुश ना। सबसे पहली बात लिखो संज्ञा में, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गया है मेवाड़ की थर्मोपली। क्या कहा गया है, मेवाड़ की थर्मोपली।
हल्दी घाटी युद्ध को जिसने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है वो है आपके कौन? याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड। थर्मोपली स्थान है यूरोप में, उससे तुलना की गई है। ठीक है, याद रखना। मेवाड़ की थर्मोपली। दूसरी बात, इसी हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गया है आपके खमनोर का युद्ध। और खमनोर का युद्ध कहने वाला व्यक्ति कौन था? शाबाश, अबुल फजल। अबुल फजल। इसी हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गया है गोगुंदा का युद्ध। और इसे गोगुंदा का युद्ध कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी। जैसे आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कि हमारे राजस्थान में 1857 क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन थे? राजस्थान में 1857 क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार जिन्होंने उस क्रांति को अपनी आंखों से देखा था और पुस्तक में लिखा था, वह है सूर्यमल मिश्रण। हाँ, वैसे हल्दी घाटी युद्ध को अपनी आंखों से देखने वाला इतिहासकार कौन है? आरएसएसबी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी कौन सी पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का उल्लेख किया है? कोई बताना चाहिए? मुंतखब उत तवारिख। मैं लिखा दूंगा, चिंता मत करो। हाँ, लिखा ही दो, क्योंकि बोला क्या ये तो मुझे पता चला नहीं। मैं लिखा दूंगा, मुंतखब उत तवारिख उस पुस्तक का नाम है, लिखूंगा आखिरी में। आप नंबर 4, इसी युद्ध को कहा गया है गांवों का युद्ध। गांवों का युद्ध, क्योंकि एक तरफ प्रताप की सेना और एक तरफ अकबर की सेना गांवों में ठहर रखी थी। तो इस युद्ध को गांवों का युद्ध किसने कहा था? याद रखिएगा, डॉक्टर ओझा ने। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब। इसी युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा था। बादशाह बाग का युद्ध। और इसे बादशाह बाग का युद्ध कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे श्रीवास्तव आशीर्वाद या आशीर्वाद श्रीवास्तव। ठीक है, इसी युद्ध को कहा जाता है रक्त तलाई। रक्त तलाई का मतलब हल्दी घाटी युद्ध के अंदर जो खून है वो पानी की तरह बहा था, जैसे नाली में पानी बहता है ना, वैसे, इसीलिए रक्त तलाई। अच्छा, दुग्ध तलाई कहाँ है राजस्थान में? उदयपुर में। कहाँ है उदयपुर में? नहीं, ऐसे पूछ रहा हूं, उदयपुर में कहाँ है? जैसे हम कहाँ हैं? राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में कहाँ? जयपुर में। वैसे सोच लो। इसे कहा जाता है कि ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? तो ऐसा कभी पूछ ले कि निम्न में से किस युद्ध को बनास नदी का युद्ध कहा जाता है, तो हल्दी घाटी, क्योंकि इसके अलावा और कोई प्रसिद्ध युद्ध इस नदी के किनारे नहीं लड़ा गया। ऐसा आ भी जाएगा तो आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इस युद्ध के अंदर एक तरफ तो मेवाड़ सेना में भी बहुत सारे हाथी रहे हैं और मुगल सेना में बहुत सारे हाथी रहे हैं, तो इस युद्ध को कहा जाता है हाथियों की लड़ाई। लेकिन ये याद रखना है कि हाथियों की लड़ाई का युद्ध तो किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी को। लेकिन आपको पता नहीं है ना कि हाथियों की लड़ाई का चित्र कौन सी शैली में है? नहीं बताया ना। ये कहां पढ़ूंगा पता है?
कला संस्कृति में है। यस। नहीं नहीं, आपको तो लिखा रखा है, आपकी तरफ तो नो डाउट है, मुझे पता ही है। हाथियों की लड़ाई का चित्रण कौन सी चित्रशैली में है? ना, बूंदी में पशु और पक्षी है, पशु और पक्षियों के चित्रण के लिए, लेकिन प्रश्न लिखा रखा है हाथियों की लड़ाई, जानवरों की लड़ाई, प्रश्न लिखा रखा है। ऑप्शन दो। पहला ऑप्शन है आमेर शैली, दूसरा है जयपुर शैली, तीसरा है अलवर शैली, चौथा है उनियारा शैली। ठोके ए तो टीपा ठोके। ठीक है, अलवर ठीक लगे, अलवर। उड़ियारा ठीक उन लगे नहीं, उड़िया ठोकता है तो अलवर क्यों? मैंने आपसे तो ये उम्मीद की थी कि आप मुझे ये बताएंगे कि सर हाथियों की लड़ाई का चित्र बनाने वाला चित्रकार ये रहा। मेरी उम्मीद तो ये थी इनसे। तो हाथियों की लड़ाई, रक्त तलई, बादशाह बाग का युद्ध, गांवों का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध और मेवाड़ की थर्मोपली। क्वेश्चन जो आएगा वो इन्हीं तीन में से आता है, लेकिन आजकल एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, वो कैसे भी उठा के क्वेश्चन दे सकता है। और एक नंबर 8 लिख लीजिएगा, बहुत प्रसिद्ध बात। इसी हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है जिहाद का युद्ध। हमारे राजस्थान के दो ऐसे युद्ध हैं जिन्हें जिहाद का युद्ध कहा जाता है। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। इससे पहले खानवा को किसने कहा था? बाबर ने। और हल्दी घाटी के युद्ध को कौन कह रहा है जिहाद का युद्ध? जिहाद का युद्ध। और ये कहने वाला है आशफ खां। आशफ खां। ये आसफ खां दूसरा है। और बाकी, यस, ये बताएंगे मुझे इस बार, ये शख्स बताएंगे मुझे कि अकबर ने जब चित्तौड़ जीता था, चित्तौड़ जीतने के बाद में सिक्का तो चलाया था, कौन सा? एलची। लेकिन चित्तौड़ सौंपा किसे था? नहीं नहीं, मुझे पता, आपको आता है। हाँ, तो उसका पूरा नाम है ख्वाजा अब्दुल माजिद आशफ खां। हाँ, नहीं, पहुंच तो गए, पहुंच तो गए वहां तक। सही है। तो याद रखना है, ख्वाजा अब्दुल माजिद आसफ खां को चित्तौड़ सौंपा था। ये आसफ खां दूसरा है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? जिहाद का युद्ध। तो ये तो बात हुई कि हम जो युद्ध पढ़ रहे हैं उसके बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, कब लड़ा गया, कितने सैनिक थे, वो सारी बात। अब हम करते हैं युद्ध, लेकिन युद्ध से पहले करते हैं प्लानिंग। यस। ना ना ना, वो तो कहाँ शैली में है। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, चिंता मत करो। देविक नंदन, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब देखो, आपको कॉपी के अंदर किस प्रकार से क्या लिखना है, देखो। अब हम करेंगे हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी। बिल्कुल पेज के बीच में लिखना है हल्दी घाटी युद्ध। छोटी छोटी बातें हम करेंगे,
लेकिन नहीं, युद्ध बड़ी बातें करेंगे। ठीक है। हल्दी घाटी जो युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ा जा रहा है? तो एक तरफ है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, और एक तरफ है अकबर, इनके मध्य। ठीक है। हल्दी घाटी जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध को लेकर अकबर का उद्देश्य क्या है? इस युद्ध को लेकर अकबर का उद्देश्य है प्रताप को कैद करना, प्रताप को कैद करना। यह अकबर ने पहले अपना उद्देश्य लिख दिया है कि यह युद्ध कौन जीते इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। युद्ध में कितने लोग मारे जाएं या मान सिंह तू स्वयं ही मारा जाए, मेरा उद्देश्य क्या है? महाराणा प्रताप को कैद करना है। यह अकबर का उद्देश्य है। महाराणा प्रताप का उद्देश्य क्लियर है आपकी तरह? विजय प्राप्त करना। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध को लेकर जहां योजना बनाते हैं, इनके द्वारा जहां योजना बनाई गई वो है कौन सा किला? कुंभलगढ़। और अकबर ने जहां पर बैठकर ये योजना बनाई है इस युद्ध को लेकर, वो है आपके अजमेर का किला, जिसे क्या बोलते हैं? मेगनीज या मैगजीन, मैगजीन दुर्ग। और ये कहां पर है? अजमेर में। और कुंभलगढ़ कहां पर है ये तो आपको पता ही है ना, लेकिन फिर भी लिख देता हूं, राजसमंद। दोनों की बात क्लियर है। ठीक है। दोनों के उद्देश्य क्लियर है, दोनों की योजना क्लियर है। इधर अकबर ने हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति बना दिया है किसे? वो बना दिया है मान सिंह कछावा को। क्योंकि मान सिंह कछावा ने कहा था ना कि आपका मूड हो तो मुझे ही आगे रखना, तो मूड है आगे रख दिया। किसको? मान सिंह कछावा को। इधर से महाराणा प्रताप अपने युद्ध की रचना जो है, योजना, वो कुंभलगढ़ किले में बनाता है। महाराणा प्रताप ने कभी भी योजना किसी खुले किले में नहीं बनाई है। महाराणा प्रताप की एक गुप्त राजधानी हुआ करती थी, जहां पर बैठकर महाराणा प्रताप किसी युद्ध की व्यू रचना किया करते थे। इसलिए पूछा जाता है महाराणा प्रताप की गुप्त राजधानी कौन सी है? तो वो है गोकुलगढ़। कौन सी है? गोकुल। आगे लिखूंगा मैं कि महाराणा प्रताप की गुप्त राजधानी है गोकुलगढ़, महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी है आवरगढ़। लेकिन आगे चलकर महाराणा प्रताप ने जिसे अपनी राजधानी बनाया वो है चावंड। अभी जो राजधानी है वो है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, गोकुलगढ़, आवरगढ़ और चावंड। ठीक है, सारा लिखा था, चिंता मत करो। तो इधर ये पहले ही अवसर था जब कोई महाराणा प्रताप किसी व्यू की रचना किसी ऐसे किले में कर रहा है, तो वो है कुंभलगढ़ का किला। रचना क्या थी? रचना ये थी कि मेवाड़ में युद्ध करने की एक शैली है। मेवाड़ की जो सेना है, मेवाड़ की सेना, और जैसा कि हमने पहले लिख ही लिया है कि मेवाड़ की सेना में लगभग कितने सैनिक थे? 20,000। तो मेवाड़ की जो सेना है, इस मेवाड़ की सेना को दो भागों में बांटा गया। मेवाड़ की सेना को कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से हुए? एक तो भाग कहलाया था
हरावल सेना और एक भाग कहलाता है चंद्रावल सेना। जिस प्रकार से मेवाड़ की सेना दो भागों में है, वैसे मुगल सेना भी कितने भागों में है? दो भागों में। लेकिन यहां पर मुगल इस प्रकार की सेना क्यों सजा रहे हैं? क्योंकि यहां पर प्रताप के भाई बेटे हैं। अकबर के पास में है जगमाल, अकबर के पास में है शक्ति सिंह, अकबर के पास में है सागर, अकबर के पास में है जगन्नाथ कछावा, अकबर के पास में बैठा है माधो सिंह कछावा। और ये पांचों ही जानते हैं कि मेवाड़ की जो सेना आएगी वो किस प्रकार से आएगी। तो उन्होंने मानसिंह यानी अकबर को पूरी जानकारी ये दी अकबर को कि ऐसे ऐसे सेना आएगी। तो मानसिंह ने कहा चिंता मत करिए, मैं भी ऐसी ऐसी ही सेना लेकर जाऊंगा। तो इसने भी अपनी सेना को दो भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है। अच्छा, सेना के दो भाग कौन कौन से? एक तो सेना का भाग हो गया वो है हरावल सेना, और एक है आपके सामने चंद्रावल सेना। हरावल सेना का मतलब होता है सेना का सबसे अग्रिम भाग। बोर्ड पर देखिए, सेना का सबसे अग्रिम भाग कौन सा कहलाता है? हरावल सेना। लेकिन चंद्रावल सेना का मतलब क्या है? ये पीछे वाला वे सबसे बड़ी सेना, याद रखिएगा, पीछे वाली वे सबसे बड़ी सेना। तो हरावल सेना का मतलब सेना का अगले वाला भाग हो गया, और चंद्रावल सेना का मतलब पीछे वाली वे सबसे बड़ी सेना। आपको पूछा जाए ऐसे मतलब कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऐसा थ्योरेटिकल कभी आ सकता है कि चंद्रावल सेना जो है वो सेना के सबसे अग्रिम भाग में हुआ करती थी, ऐसे। तो याद रखना है कि ये पीछे और सबसे बड़ी सेना। तो प्रताप ये सोच रहा है कि सामने से मुगल आएंगे तो सबसे आगे कोई मुगल ही रहेगा, इसीलिए सबसे आगे वाली सेना का प्रमुख जिसे बनाया प्रताप ने वो भी एक मुस्लिम ही था, और उसका नाम क्या था? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका नाम है हकीम खां सूरी या हकीम खां सूर। ठीक है। इसके अलावा हरावल सेना के अंदर और कौन थे? तो याद रखिएगा, कृष्णदास चुंडावत। याद रखिएगा, क्योंकि चुंडावत, याद कीजिए, कुंवर चुंडा, चुंडावतों को ये मिल रखा है अधिकार के वो हमेशा कौन सी सेना में रहेंगे? हरावल सेना में। तो याद रखना। अच्छा, इसके अलावा रामशाह तंवर, और इसके अलावा झाला बिंदा, ये सब आगे हैं प्रमुख रूप से। और ये रामशाह तंवर वही व्यक्ति है जो ग्वालियर का है, जो महाराणा प्रताप के पहली बार राज्य अभिषेक में मौजूद था, ये वही है। और ये है झाला बिंदा, सांगा के समय हमने पढ़ा है झाला अज्जा। और ये है हकीम का सूर, वहां पर पढ़ा था हसन खां मेवाती। ठीक है। तो ये इधर है आपके कौन? हरावल सेना। अच्छा, इधर चंद्रावल सेना के अंदर प्रमुख जो है वो बनाया आपके किसको? वैसे सबसे बड़ी सेना का प्रमुख भील हुआ करते थे, जिनका नाम था राणा पुंजा भील। याद रखिएगा, एकमात्र ऐसे भील थे जिनको महाराणा प्रताप ने अपने नाम के आगे राणा लगाने की अनुमति दी थी, वरना राणा या महाराणा केवल मेवाड़ के राजाओं के आगे लगता है, जबकि किसके आगे लगा है? पुंजा भील के आगे। इसके अलावा यहां चंद्रावल सेना के अंदर जो और शामिल थे उनमें थे आपके
जयमल मेहता, इसके अंदर शामिल थे आपके गोपीनाथ पुरोहित, इसमें शामिल थे चारण जैसा, ये इसमें किसमें थे? चंद्रावल सेना में। क्वेश्चन आता है, और वो भी कूट के आधार पर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से दिए गए व्यक्तियों में महाराणा प्रताप की चंद्रावल सेना में कौन कौन शामिल थे? और वहां 1 नंबर में लिख रखा होता है हकीम का शूर, 2 नंबर में नाम आता है जयमल मेहता, तीसरे में नाम आएगा चारण जैसा, और चौथे में नाम आएगा गोपीनाथ पुरोहित। और फिर कूट ए वे 2 बी 1 2 3 सी ए बी डी, समझे? ऐसे तो ऐसा क्वेश्चन आता है, सिंपल से आएगा तो सबसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा याद रखना है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की सेना में शामिल है। महाराणा प्रताप कहीं नजर नहीं आ रहे ना, तो वो बीच में है। सेना का जो मिड भाग होता है ना, आगे हरावल पीछे चंद्रावल, बीच में महाराणा प्रताप है, मध्य भाग में। अच्छा, इधर मान सिंह ये सोच रहा है कि उधर से मेवाड़ के सैनिक आएंगे तो सबसे आगे कोई हिंदू ही होगा। इसीलिए मान सिंह ने क्या किया कि अपनी जो सेना सजाई हरावल सेना, इस हरावल सेना के अंदर सबसे आगे जिसको रखा वो एक हिंदू, और वो भी रखना अपने ही भाई को रखा था। भाई क्या नाम था? जगन्नाथ कछावा को। जगन्नाथ कछावा, ठीक है। इसके अलावा यदि और कोई नाम है तो वो याद रखिएगा। एक है मोहम्मद बादखशी, ठीक है। और चंद्रावल सेना की हम बात करेंगे तो चंद्रावल सेना के अंदर जो प्रमुख बनाया गया वो बनाया गया था किसको? याद रखिएगा, उसका नाम था मेहत्र खां या मिहेत्र खां, एक ही बात। और ये वही व्यक्ति है। हुआ क्या था कि वैसे हकीम खां सूरी थोड़ा एडवांस में पड़ गया था, प्रताप से अनुमति नहीं ली थी और आगे चल पड़ा था युद्ध करने के लिए। तो तब ये सेना इस सेना पर भारी पड़ी थी, मुगल सेना पर प्रारंभ में। पीछे से चंद्रावल सेना लेकर कौन आ रहा है? इसने एक झूठी अफवाह फैला दी कि चिंता क्यों कर रहे हो, अब तो स्वयं अकबर सेना लेकर आ रहे हैं। भाई आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको अचानक से पता लगे कि चिंता क्यों कर रहे हो, अशोक सर खुद आ रहे हैं सोल्व करवाने, आपको कैसा लगेगा? सोचा एग्जाम हॉल में कि मजा आ जाएगा। लेकिन ये केवल बात है, भावना में नहीं बैठना है, याद करके जाना है। क्या आएंगे? बोला था आएगा। मेरे कर्ण अर्जुन ही नहीं आए, ये क्या आएगा? तो चंद्रावल सेना का प्रमुख कौन है? मेहतर खां, याद रखिएगा। इसके अलावा इसके साथ में और भी थे। आशफ खां, कौन था? आसफ खां। इस मुगल सेना में आपको और भी नाम लिखने हैं, जैसे माधो सिंह कछावा, इसके अलावा सागर, जगमाल, और कौन थे? शक्ति सिंह। तो देखो युद्ध की योजना बिल्कुल आराम से बन चुकी है। सब सैनिकों को अपनी अपनी जगह खड़ा कर दिया गया है। अब केवल भाषा जो भाला है बस घुसेड़ने की देर है, बाकी सब ठीक है। एक यहां पर याद रखना है कि मानसिंह ने ये जो मुगल सेना तैयार की है, इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को अंतिम रूप जहां दिया था वो किला है मांडलगढ़ का। और मांडलगढ़ कहां है? भीलवाड़ा, जहां पर जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है ना।
नहीं है। मैं छतरी वहां रखूं हटा लूं, रखूं हटा लूं, अभी तो है हाथ में, कोई दिक्कत। भीलवाड़ा अरे, भीलवाड़ा में दो स्थान प्रसिद्ध है ना। एक तो है मांडलगढ़ और एक है आपके मांडल। अभी तक एग्जाम ने कोई तूफान नहीं उठाया। जैसे आपको पूछ लेगा कि निम्न में से वह स्थान जहां का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है, सोचो कभी एग्जाम के अंदर ये भी ऑप्शन में हो और ये भी हो, फिर क्या करोगे? तो फिर जगन्नाथ कच्छावा में क्यों दिक्कत है भाई? हाँ, ऐसा क्या बिगाड़ा है इसने आपका? उधर है, ठीक नहीं लग रहा है इसीलिए। इसकी मांडलगढ़ में है कि मांडल में? क्योंकि ऐसे भी तो सांगा की भी तो है, तो सांगा की 8 खंभों की इधर है कि इधर है? तो ऐसे जब कभी फैक्ट पढ़ो तो उसको कंप्लीटली पढ़ो, अधूरा मत पढ़ो। क्योंकि आप अधूरा पढ़ के जाएंगे, एग्जामिनर ये दोनों ही ऑप्शन में दे देगा, फिर वहां सोचेंगे पढ़ा तो था लेकिन मजा नहीं आया, क्योंकि करके मांडलगढ़ आया और ऑप्शन मांडल था। नाहर नृत्य कहां का है? मांडल का है ना। ऐसे तो पूरा पढ़ना चाहिए इसको। जगन्नाथ का छवा की छतरी कहाँ है? मांडल गढ़ में है, 32 खंभों की। उस छतरी की क्या खास बात है जगन्नाथ का छवा की छतरी की? आपको नहीं पता है ना? जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की जो छतरी है, उसकी खास बात यह है कि उसके अंदर हिंदू और मुगल शैली शैली का समन्वय है। क्योंकि उसके अंदर गुंबद बने हुए हैं ऊपर, बने हुए ना, बने ही होंगे क्या पता। तो ये आपके इधर सारे हो चुके हैं। एक बार उतार लो ये। ये मुगल सेना में only। क्योंकि इनको रखा गया था मिड पॉइंट में, मध्य भाग में। मानसिंह था ना मध्य भाग में, इधर महाराणा प्रताप मध्य भाग में, इधर ये मोटिवेट कर रहा था सेना को, हाँ तू कर सकता है, माउंटेन ड्यू ले। मुगल सेना में एक इतिहासकार भी है जो मस्त आपके हाथी पर बैठा है, जब भी मौका मिल रहा है तो भाला घुसेड़ रहा है, वरना आपकी तरह अच्छे से नोट्स बना रहा है। वो है अब्दुल कादिर बदायूनी। कल आते ही पूछूंगा, हाँ चंद्रावल सेना में कौन था? ठीक है। हाँ तो भरले हंकारो तो घणो ही है, हाँ। बिल्कुल, ये भी सही। हाँ चरपट की हल्दी घाटी आएंगे और कहेंगे खड़ा हो खानवा। हैं? अब जैसे इनको पता ही है खानवा में 11 व्यक्ति कौन कौन आए थे। 11 नाम लिखाए थे ना आपको, शाबाश। एकमात्र बंदा, और कौन बता सकता है? खानवा युद्ध में कौन सा व्यक्ति कहां से आया? हम्म। हम्म। देश। ठीक है। सिरोही से कौन आया था? अक्षयराज देवड़ा। डूंगरपुर से कौन आया बता दिया? उदय सिंह। ठीक है। सादरी से कौन था? यहाँ बिंदा है, वहां अज्जा होगा।
महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी का भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन वालों को तो सब गुड, सब आता है उनको। नहीं नहीं, मानसिंह कछावा ने हल्दीघाटी युद्ध को अंतिम रूप कहाँ दिया था? भाई योजना तो कहाँ बनी थी?
लेकिन अंतिम रूप कहां दिया था? मांडलगढ़ में। ठीक है, लिख लिया। इधर मानसिंह में इधर लिखा अंतिम रूप। यहां मेवाड़ की सेना डेस करके लिखो, लेशिंग गांव में ठहरी थी। लेशिंग गांव में ठहराव, याद रखिएगा। कहां पर ठहराव है? लेशिंग गांव में ठहराव, इधर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये आपके इधर महाराणा प्रताप, उधर अकबर, दोनों की प्लानिंग, दोनों की सेनाएं। अब हम यहां कुछ और स्पेशल बातें। मानसिंह कछावा ने हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी को अंतिम रूप कहां दिया था? मांडलगढ़ में। यहां पर मेवाड़ की सेना अंतिम रूप से किस गांव में आकर ठहर गई थी? लेशिंग गांव में। यहां से डायरेक्ट हमला ही बोला इन्होंने। चले उदयपुर। वो भी तो गोगुंदा पहुंच गए थे। लिख लिए। बस इधर मैं बातें लिखूंगा सेम, और इधर भी बातें लिखूंगा। ठीक है, यहां पर जो बात है वो तो किसकी होगी? मेवाड़ सेना। और इधर कौन सी है? मुगल सेना। ठीक है, इधर देखिए, इधर महाराणा प्रताप के पास हाथी हैं। महाराणा प्रताप के हाथी। और महाराणा प्रताप के पास जो हाथी हैं वो दो हैं। एक का नाम है लूणा और एक का नाम है राम प्रसाद। तो इधर भी हाथी है, इधर भी मुगलों के हाथी हैं। मुगलों के हाथी। और इधर जो मुगलों के हाथी हैं उनमें है रण मंदिर, गजराज, गजमुक्ता, और एक याद रखिएगा मर्दाना। और ये मर्दाना है मानसिंह का। ने अकबर वाला यहां नहीं आया था। अकबर वाला नहीं है, ना तो अकबर का हाथी आया और ना अकबर का घोड़ा। अकबर के घोड़े का नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते? अरे कितना अच्छा ये नाम है, आपकी तरह बहुत प्यारा नाम है। रहबर, अकबर के घोड़े का नाम। याद आ जाएगा ना? कल आते पूछो, हाँ बताओ रहबर ऐसा। तो ये मुगलों के हाथी, इधर महाराणा प्रताप के हाथी, इसीलिए इसे क्या कहा गया? हाथियों का युद्ध। इधर महाराणा प्रताप के पास में घोड़ा। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उसका नाम क्या है? चेतक। लिखो। ये जो मर्दाना हाथी है ना मानसिंह का, एक वो सीन देखा होगा जहां पर मानसिंह इधर से हाथी लेकर आ रहा है और इधर से महाराणा प्रताप चेतक लेकर आते हैं और चेतक ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन वापस जब चेतक नीचे उतरा होता है तब इस मर्दाना की सूंड में खंजर लगा हुआ था। उस खंजर से चेतक के दोनों अगले पांव कट गए थे। हाँ, लेकिन फिर भी चेतक महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह लेकर चला गया। आप में से कोई बता सकता है चेतक घोड़े के बाद
महाराणा प्रताप के पास में कौन सा घोड़ा था? बस चेतक तो घायल हो गया था, हैं? लेकिन सुरक्षित जगह जाकर छोड़ा। हाँ, जहां पर चेतक के पैर कट गए थे और महाराणा प्रताप के आंखों में आंसू थे, वहां पर नजर शक्ति सिंह की पड़ी थी प्रताप पर, और बस वहां पिघल गया, वहां पर बह गया, भावना में आकर गले लगा लिया कि बोला भाई सॉरी गलती से हो गया। तो बोला कोई नहीं। वहां पर शक्ति सिंह ने अपना त्राटक जो घोड़ा था वो महाराणा प्रताप को दिया था। बोला ये ले भाई, अभी लिखा दूंगा मैं, ये ले भाई, लिख ले तू भी। ये लिख लिया? तो यहां एक बात लिख लेना ये कि इसी मर्दाना की सूंड में लगे खंजर से चेतक के पैर कट गए, या चेतक घायल हो गया, ये लिख लो। तो बता सकते हैं हमारे राजस्थान में चेतक अश्व मेला कहां भरता है? चलो चेतक अश्व मेला छोड़ो, हमारे राजस्थान में अश्व मेला कहां भरता है? अश्व का मतलब घोड़ा। हाँ, कहां भरता है अश्व मेला? ना 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 ना, चलो कोई नहीं, ये लिख लिया। तो इधर हाथी है, इधर, हाँ हाँ, इधर रण मंदिर, गजराज, गजमुक्ता और मर्दाना, ये इधर थे मुगलों के हाथी। मतलब चार नाम स्पेशल है, मतलब हाथी बहुत सारे थे, इधर भी बहुत सारे हाथी थे, इसीलिए तो इसे क्या कहा गया? हाथियों का युद्ध। ठीक है। अब हम लिखेंगे इस हल्दी घाटी युद्ध की महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, पूरी स्थिति आपको बता दी है, किस प्रकार से युद्ध भूमि थी, किस प्रकार से इधर सैनिक थे, किस प्रकार उधर थे। अब इस युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, एक एक बात लिखेंगे। लिख लिया? सबने लिख लिया? अब आप हेडिंग डाल दीजिए, हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मैं लिखाने में आपको वहीं एक साथ ही लिखा देता, जैसे यहां पर किसी व्यक्ति का नाम लिखाया, तो जैसे यहां हकीम का सूरी लिखा है तो इसके बारे में यही लिखा देता, लेकिन फिर मजा नहीं आता। यहां पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा है, अच्छा इधर इधर सैनिक है, ठीक है मामला, आगे पेज पलटेंगे, अच्छा ठीक है, फिर यहां पर अच्छा ये हुआ है, समझ गए? ये सिर्फ केवल आपका भला किया है मैंने, मेरा भला चाहता तो मैं कब का वहीं लिख देता एक साथ में। ठीक है, इसका मतलब जो सब कुछ पढ़ा है उस सब को वापस रिवीजन थ्योरी के रूप में लिखेंगे हम। लिखो सबसे पहली बात, अब्दुल कादिर बदायूनी। पूछा जाए ऐसा इतिहासकार जो हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार था लेकिन मुगलों की सेना में शामिल था, वो कौन है? इसके आगे डैश करके लिखो, मुगल सेना में शामिल। ये मुगल सेना में शामिल था। मैंने कहा था ना, ये जब भी मौका मिल रहा था ना, पहले चारों ओर ऊपर हाथी पर बैठा देख रहा था कि अच्छा पास में कौन, एक दो ही है तो भाला घुसेड़ देता, पता चले 5-10 है तो चुपचाप बैठ जाता, बोलता नहीं मैं नहीं, मैं तो केवल नोट्स बना रहा हूं, मैं जो सीटी की तैयारी करनी है।
तो मुगल सेना में क्या था ये शामिल। इसकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इसकी पुस्तक का नाम है मुंतखब उत तवारिक। और ये क्या है, हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार, यानी कि जिसने अपनी आंखों से देखा था कि इधर से भाला आ रहा था, प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार। ऐसा भी कहा जाता है कि अब्दुल कादिर बदायूनी उस युद्ध के तहत जब पानी की तरह खून बह रहा था, तब कहते हैं कि हाथी से नीचे उतरा और उस खून से अपने हाथ को लाल किया और दाढ़ी को रंगा था, ऐसे खून भर के ऐसे रंगा, लंबी दाढ़ी रही होगी। अब ऐसी बात इतिहासकार कहते हैं। बाकी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हाथी पर बैठा था, किसी ने भाला घुसेड़ दिया, मुंह के बल गिरा डायरेक्ट जमीन पर, और वापस उड़ते बोला नहीं 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 मैं तो केवल दाढ़ी को खून से रंग रहा था। जैसे तो ये वो बात थी, लिखो, अपनी दाढ़ी को खून से रंगा था। अपनी दाढ़ी लिखना है, दादी नहीं। अपनी दाढ़ी को खून से रंगा, बोला ऐसा खून, ऐसा आग की तरह उबलता हुआ खून मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तो बस ये चार बातें हैं इसकी अब्दुल कादिर बदायूनी की। लिख लिया, चलिए आगे अगली बात लिखिए। अगली बात लिखिएगा, हकीम खां शूर या हकीम खां सूरी, एक ही बात लिखिएगा। महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति, प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति। और इसी हकीम का सूरी का याद रखिएगा, मकबरा कहां बना हुआ है, खमनोर में। खमनोर कहां है, राजसमंद में। खमनोर से एक नदी निकलती है, कौन सी, बनास, पता है ना। बनास कितने जिलों में बहती है, बताऊं आपको। यस, 7 जिलों में। कौन कौन से, अरे रुको इधर से। यस, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। नहीं नहीं, मान लिया मैंने, मैं तो हाँ हूं, हमारे तो तरफ ना है ही नहीं। यस, आगे। ये हालत है।
क्या करें, कोई नहीं कोई नहीं। आपको ऐसा लग रहा है और मुझे नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं आ रहा। आप इसका मतलब कर्म से नहीं बोल रहे हो तो आपको आ भी नहीं रहा है। आप तो निकाल के डायरेक्ट समाप्त कर दी बीच में। चलो, हकीम गाशूर। तो अब्दुल कादिर बदायूनी और हकीम गाशूर दोनों की बातें लिख ली आप सबने। आगे चलूं मैं। हकीम गासूर की लिख लो। इसका मकबरा कहां बना हुआ है? खमनोर में। और खमनोर कहां है? राजसमंद। ठीक है, चलें आगे। आगे लिखिए अगली बात। अगली जो बात है वो है आपके, लिखिएगा मेहतर खां या मेहतर खां। इसकी क्या बात है? इसकी बात यह है कि इसने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई थी। इन्होंने कहा कि अकबर आ रहा है। अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई। अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई थी। ठीक है, फिर लिखिएगा राणा पूंजा भील। और राणा पूंजा भील के बारे में लिखिएगा एकमात्र भील जिसे प्रताप ने जिसे प्रताप ने राणा लगाने की अनुमति दी। राणा पूंजा भील, एकमात्र भील जिसे प्रताप ने राणा लगाने की अनुमति दी। नेक्स्ट, जगन्नाथ कछावा। लिखिएगा जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी। और जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की जो छतरी है वो कहां बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ऐसे लिख रहे हैं तो आपको ठीक लग रहा है ना? चलो आगे। आगे नाम लिखो एक। लिखो राम प्रसाद हाथी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि हल्दी घाटी युद्ध में जितने भी हाथियों ने युद्ध में भूमिका निभाई उसमें सबसे ज्यादा वीरता का प्रदर्शन करने वाला हाथी कौन था? राम प्रसाद। ये इतना वीर था कि इसको काबू में करने के लिए कम से कम मुगलों के 100 हाथी लग गए थे, तब जाके ये काबू में हुआ था और इसे अकबर ने कैद कर लिया था।
अकबर ने कैद कर कर इसका नाम भी बदल दिया था, राम की जगह पीर कर दिया था, पीर प्रसाद। और कहते हैं कि जब तक ये अकबर की कैद में रहा तब तक इसने ना तो अन्न और ना जल दोनों ही ग्रहण नहीं किए। अकबर बार बार पास में जाता लेकिन ये ग्रहण नहीं करता। अकबर को लग तो वहीं गया था कि उस बंदे का एक हाथी मेरी बात नहीं मान रहा है तो वो बंदा कैसे मानेगा। पता तो लग ही गया था, सिंपल सी बात है। तो इसका नाम भी बदला। और आपको पूछा जाए, याद रखिएगा, सबसे वीरता का प्रदर्शन करने वाला जो हाथी था वो था आपके राम प्रसाद। अकबर ने नाम बदलकर क्या कर दिया था इसका, पीर प्रसाद। और कुछ दिनों के बाद में इस हाथी की मृत्यु हो गई। वही कुछ खाए पिएगा नहीं तो कुछ दिनों के बाद में वैसी मृत्यु हो जाती। है चलो आगे, अगली बात, चेतक। चेतक की समाधि। चेतक घायल हो गया था ना, किस हाथी से हुआ था, मर्दाना। मर्दाना किसका हाथी था, मानसिंह का, बलीचा में है। वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना उसका आंसर ये है, बलीचा राजसमंद। ठीक है सर, आंसर ये है किसका, चेतक अश्व मेला कहां भरता है, बलीचा में। तो यहां पर क्या है, चेतक की समाधि कहां पर है, बलीचा राजसमंद में। उसके बाद में आपको यहां लिखना है कि शक्ति सिंह, शक्ति सिंह ने प्रताप को अपना घोड़ा त्राटक दिया। नाटक करने वाला घोड़ा था ये। अब देखो, राजस्थान पुलिस में पिछली बार क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन बीच में एक माहौल खड़ा हुआ था कि राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा कि चेतक के भाई का नाम क्या था। अब हुआ आया कि नहीं आया जो भी हो, लेकिन था एक इसका भाई। यहां महाराणा प्रताप का भाई याद नहीं रह रहा है और चेतक के घोड़े के भाई का नाम याद रखना, एटक। वो अस्तबल में रहा करता था। अस्तबल का मतलब जहां घोड़े रखे जाते हैं ना, अस्तबल में रहता था। और चेतक युद्ध भूमि के लिए था। अच्छा, चेतक जो घोड़ा है वो किस नस्ल का है, ये भी पूछ रखा है। आपके लिए अच्छी खबर है कि वो भी यही लिखा देता हूं। क्या पता ऐसा क्वेश्चन आपके आगे चलकर पशु परिचर में भी आ जाए। कौन सी नस्ल का है, कोई बताएगा आप में से। ओहो हो, ये तो बहुत लंबा खिंच गया। ओहो हो, अस्तबल वापस साथ में आ गया। हम्म, ये देखो एल लग गया, अस्तबल। तो लिख लो, चेतक किस नस्ल का है, काठियावाड़ी नस्ल का। यस, काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा है चेतक। हो जाता है। तो शक्ति सिंह ने, याद रखे, प्रताप को अपना घोड़ा
त्राटक दिया था। लिख लिया। अगली लाइन से लिखो कि यहां याद रखना, गाइल प्रताप के राज चिन्ह, गाइल प्रताप के राज चिन्ह धारण करने वाला कौन था? हाँ, झाला बिंदा। जबकि गाइल शांगा के राज चिन्ह धारण करने वाला कौन था? अज्जा। ये कौन है? झाला बिंदा। उतारो। अब महाराणा प्रताप घायल हो चुके हैं, तो घायल महाराणा प्रताप और उनके सैनिक हल्दी घाटी युद्ध के बाद में कौन से गांव में शरण लेते हैं? बताइए, कौन से गांव में शरण लेते हैं? हिंट दूं? एक हिंट तो मिलना चाहिए ना, क्या पता आंसर। उसी गांव में शरण ली जहां पर मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ है, कोलियारी गांव में। ये लिख लिया। ओके, लिख लिया सबने? अंतिम लाइन लिखो, लिखो। एक बार मैं देख लेता हूं कोई लाइन रह तो नहीं गई है, क्योंकि आप तो पूरा ध्यान दे ही रहे हैं लेकिन मैं दे नहीं रहा हूं। लेशिंग गांव में ठहरी, उधर ठीक है, इधर भी ठीक है। हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति तो कहलाता है कौन? मान सिंह कछावा। और हल्दी घाटी का शेर कहलाता है महाराणा प्रताप। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। शक्ति सिंह भी गले लगी गया है, ठीक है, चेतक नहीं रहा। दाढ़ी को खून से भी रंग लिया है। झुट्टी अफवाह भी आ गई है कि सर सब कुछ याद है। त्राटक और रांची धारण कर लिए। अगली लाइन लिखो, अगली लाइन लिखिए। हल्दी घाटी युद्ध के बाद लिखो। हल्दी घाटी युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप वे घायल सैनिक, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप वे घायल सैनिक, घायल सैनिक डैश करके लिख लो, कौन से गांव में ठहरे? कोलियारी गांव। और ये गांव कहां है? उदयपुर में। फिर यहां से डायरेक्ट महाराणा प्रताप कहां चले गए थे? यहां से डायरेक्ट चले गए थे कुंभलगढ़ किले में। ठीक है भाई, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने कौन से किले में शरण ली थी? तो फिर उसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। ठीक है, कौन से गांव में इलाज करवाया था? कोलियारी गांव में। लेकिन किस किले में ठहर गए थे फिर आगे चलकर? कुंभलगढ़ में, याद रखना। और इसीलिए तो अब हल्दी घाटी युद्ध हो चुका है, अकबर को खबर लग चुकी है। लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? परिणाम ये रहा, एग्जामिनर ने पूछा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा राज प्रशस्ति के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध का क्या परिणाम रहा? ऑप्शन नंबर 1 मान सिंह की विजय हुई। ऑप्शन नंबर बी महाराणा प्रताप की विजय हुई। ऑप्शन नंबर सी अनिर्णायक युद्ध था। और ऑप्शन नंबर डी अकबर की सेना जीती। ऐसा मान लो तो लिखो। लिखो, राज प्रशस्ति के अनुसार
राज प्रशस्ति के अनुसार, राज प्रशस्ति ऐसे लिखते हैं, देखो राज है, राज प्रशस्ति के अनुसार डैश करके लिख लो महाराणा प्रताप विजय, महाराणा प्रताप विजय, राज प्रशस्ति के अनुसार डैश करके लिख लो महाराणा प्रताप विजय। फिर लिखो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा ने यह कहा कि दोनों के ही उद्देश्य पूरे नहीं हुए। नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखना दोनों के उद्देश्य पूरे नहीं हुए, मैं तो केवल बता रहा हूं किसने लिख डाला दोनों उद्देश्य पूरे नहीं हुए। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार डैश करके लिखो अनिर्णायक युद्ध, कोई निर्णय नहीं निकला। क्या था ये? एक अनिर्णायक युद्ध था। तो अकबर को खबर मिल चुकी है कि प्रताप को कैद नहीं कर पाए, हार भी गए, इसीलिए अब इस पूरे राजपुताने का मुआयना करने दिल्ली से स्वयं आ रहा है कौन? अकबर। अकबर आएगा, हल्दी घाटी देखेगा, बदायूं ने कहेगा कि मैंने ये दाढ़ी वहीं से रंगी है, तो हल्दी घाटी देखने गया, कैसी है हल्दी घाटी? हल्दी घाटी को देखा, फिर उदयपुर गया, उदयपुर का नाम बदल दिया, उदयपुर का नाम बदल कर दिया मोहम्मदाबाद। फिर उसके बाद में डूंगरपुर गया, डूंगरपुर का शासक था आशकरण, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर लगे हाथ के चलो आज रात बांसवाड़ा रुकेंगे, तो उस समय बांसवाड़ा के शासक थे प्रताप सिंह, उसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो अकबर ने पता लगाया कि इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, आमेर, मारवाड़ सब मेरे पास है तो केवल क्या नहीं, केवल प्रताप नहीं है मेरे पास, चित्तौड़ भी इसी के पास में है, उदयपुर भी इसी के पास में है, केवल एक बंदा पास में नहीं है। कौन सा? कई बार होता है ना कि जिंदगी में आप सब कुछ अचीव कर लेते हैं लेकिन एक चीज की कमी रह जाती है। इसीलिए इतिहासकार ने कहा है जिंदगी जीने के लिए एक कमी जरूरी है। ये भी तो है ना जिंदगी जीने के लिए एक कमी जरूरी है है ना? आपके सबके जीवन में कमी है कि नहीं है? वरना एक जरूरी कमी जरूरी है वो। तो उस प्रकार फिर अकबर ने प्लानिंग की और पता किया कि प्रताप कहाँ है, तो जानकारी से पता लगा कि कुंभलगढ़ किले में है। इसीलिए एक बंदे को तैयार करते हैं जिसका नाम है शाहबाज खां। उसको अकबर भेजता है कि कैसे भी करके प्रताप को पकड़ के लाना है। आता है, कुंभलगढ़ पर अटैक करता है, महाराणा प्रताप वहां से निकल जाते हैं, तो शाहबाज खां फिर निकल जाता है। अकबर कहता हाँ भाई, बोला वो तो चले गए, तो वापस जा। वापस आया, कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और जीत भी लिया। कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति था कौन? शाहबाज खां। लेकिन तब तक महाराणा प्रताप वहां से निकल चुके थे, निकलकर वहां से माउंट आबू जा चुके थे। वहां पर एक व्यक्ति के घर में शरण ली, लेकिन उस व्यक्ति ने शर्त रखी कि शरण तो दे दूंगा लेकिन मेरी पुत्र से शादी करनी पड़ेगी। और क्या चाहिए जीवन में, कर ली। वहां ठहर गए। उधर से वो शाहबाज खां वापस चला गया। तो अकबर ने कहा भोला आदमी, तू बार बार आ क्यों रहा है, जबकि तुझे कहा गया है कि कैद करके ही लाना है, तो तीसरी बार फिर अटैक करता है कुंभलगढ़ पर। लेकिन आखिर में हाथ नहीं आता है। इसीलिए एक व्यक्ति को भेजा जाएगा यहां पर जिसका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। वो आएगा प्रताप से मिलने के लिए, लेकिन अफवाह यह फैल जाएगी कि अब्दुल रहीम खान खाना सेना लेकर आ रहा है प्रताप को कैद करने के लिए। ये खबर जो है ये पता लग जाती है महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को। तो अमर सिंह क्या करता है कि उसी अब्दुल रहीम खान खाना की पूरी फैमिली को उठा लेता है कि जब मेरे पिताजी को लेकर जाएंगे तो मैं वापस कह दूंगा, रिटर्न गिफ्ट ये लेना है तो वो दो। ऐसा होता है ना कि इधर से मैं तुम्हारी बहन को रिहा करता हूं, उधर से तू मेरे पिताजी को रिहा कर हिंदी मूवी है ना हाँ वो वैसे ही थी स्टोरी। तो उसके बाद में फिर प्रताप कहते हैं अमर सिंह से कि ऐसा नहीं करना भोला आदमी, आप इनका खानदान होगा, छोड़ इनको। तो फिर वो रिहा कर देता है। उसके बाद में फिर प्रताप जब आर्थिक तंगी से परेशान होकर गुजरात की ओर निकल रहे होते हैं, 1578 के आसपास, 80 के आसपास की बात है, तब उनकी मुलाकात अपने एक बचपन के मित्र से होती है।